करिश्मा अपनी हथेली में दोनों का कांगन डोरा, हल्दी की गांठ, सुपारी सिक्का, चांदी का छल्ला लेकर अभियुक्त और अधीक्षता के बीच में रखी हुई दूध, पानी और गुलाब की पंखुड़ियों से भरी पीतल की परात में अपने हाथ को गोल गोल घुमाते हुए सारा सामान पानी में छोड़ देती है। फिर अभियुक्त और अधीक्षता दोनों ही उस पीतल की परात में अपनी हथेली डालकर अंगूठी खोजने की कोशिश करते हैं। अधिक अंगूठी ढूंढती रहती है कि अभी पानी के अंदर उसकी हथेली को कसकर पकड़ लेता है। वो कसमसाकर उसकी हाथ की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर जब अभी नहीं छोड़ता तो वो उसे अपने नाखून चुभो देती है और अभी बेचारा मन ही मन में आउच करते हुए उसकी हथेली छोड़ देता है। पहली बार अंगूठी अधीक्षता को मिलती है और दूसरी बार अभी को। करिश्मा वापस से अंगूठी को परात में छोड़ते हुए बोली, इस बार अंगूठी जिसको मिलेगी वो ही जीतेगा। रौनक धीरे से अभी के कान में फुसफुसाते हुए, बेटा जी, खुद हार जाना और अपनी बीवी को जीतने देना, क्योंकि जो हार के जीतता है उसको बाजीगर कहते हैं, और जो छोटी सी रस्म जीतकर रात को सोफे में सोए उसे। बाकी तू खुद समझदार है। अभी ने चुपचाप से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। दोनों परात में हाथ डुबोए ध्यानमग्न हो अंगूठी ढूंढ रहे थे। जैसे ही अंगूठी से अधिक की उंगली टकराई, उसके होंठों के किनारों पर मुस्कान खिल गई। उसके होठों से फिसलती मुस्कान देखते ही अभी ने उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियों को उलझा लिया और परात के अंदर ही अधिक की उंगली में अंगूठी पहना भी दी। सभी टकटकी बांधे ध्यान लगाकर परात की तरफ देख रहे थे कि अब अंगूठी बाहर आएगी, पर इतनी देर बाद भी दोनों में से किसी का भी हाथ बाहर ना आते देखकर अदू शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, भाई भाभी, अंगूठी निकालने की रस्म है, हाथ पकड़ने की नहीं। फिर वो हमेशा की तरह गुनगुनाने लगा, साजन सजनी प्यारा की लड़ाई में रस्म के बहाने भाभी का हाथ थाम लिया भाई ने। उसका गाना सुनते ही अभियुक्त ने अपनी मुस्कान को होंठों के पीछे छुपाकर अधीक्षता का हाथ पकड़े हुए ही अपना हाथ बाहर निकाला। अधिक की उंगली में अंगूठी देखकर सभी मुस्कुरा दिए। हैं, मतलब ना कोई हारा ना कोई जीता। अदू मुंह बिचका कर बोला, बुद्ध, मतलब दोनों ही जीत गए। करिश्मा उसके सिर पर चपत लगाकर बोली, दादी माँ मुस्कुराकर, इस रस्म का परिणाम ये है कि तुम दोनों की नोकझोंक में कभी अधिक जीतेगी तो कभी अभी, पर आखिरी में तुम दोनों का प्यार, तुम्हारा साथ जीतेगा। ऐसे ही हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, खुश रहना। दोनों के सिर पर प्यार से हाथ रखकर उन्होंने दोनों को ढेरों आशीर्वाद देते हुए कहा, अब कौन सी रस्म है नानी माँ? अहू ने आंखें टिमटिमाते हुए पूछा। पंडिताइन जी, खुश हो जा छोरा, अब थारे मतलब की रस्म है। सच्ची? कौन सी रस्म है और इसमें क्या करना है मुझे? अहू ने एक्साइटेड होकर पूछा। पंडिताइन जी उसके हाथों में गोटापति सजी हुई नीम की पत्तेदार डगाल देते हुए बोली, नीम झाड़ी की रस्म है। इसमें दुल्हा दुल्हन, देवर भाभी नीम की डगाल से एक दूसरे को मारते हैं। पहले अभी और अधिक एक दूसरे को धीरे धीरे से 7 बार डगाल छुआकर रस्म पूरी करते हैं। फिर अहू भी शरीफ देवर की तरह अपनी नई नवेली भाभी को नीम डगाल बस छुआता ही है, पर अधीक्षता मौके का फायदा उठाकर उसे लास्ट में तड़ से एक लगाती है। आउच, मैं सोच ही रहा था कि ये लड्डू इतनी शरीफ कैसे बन गई। शादी के बाद गीता से सीता, पर तूने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। वो धीरे से उससे कान में बोला, क्या हुआ देवर जी, जोर से लगी क्या? वो मासूम सी शक्ल बनाकर पलके झपकते हुए बोली। वो आंखें फाड़कर, मुंह बिचकाकर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, देवर जी, लड्डू मैं तेरा अदू हूँ, तू मुझे कद्दू बोल ले चलेगा, पर ये देवर जी, नो नेवर। आप मुझे इतने सम्मान से भाभी जी बोलेंगे तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपको मान दूं। देवर जी, वो मुस्कुराकर, आंखें टिमटिमा कर बोली। तो बेचारे अदू की तो बोलती ही बंद हो गई। माते, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। आज के बाद इतने प्यार और सम्मान से कभी बात नहीं करूंगा। अब तो मैं तुझे सिर्फ नानी माँ के सामने ही भाभी बोलूंगा। अजीब सा मुंह बनाकर वो बोला। उसकी बंदर की शक्ल देखकर अभियुक्त तो खिलखिलाकर हंस पड़ा। उधर करिश्मा और रौनक आपस में नीम झाड़ी की रस्म
के बहाने एक दूसरे को दनादन नीम की डगाल से मार रहे थे। पंडिताइन जी और दादी माँ का ध्यान उन दोनों पर था तो वे अदू और अधिक की बातें नहीं सुन पाए। पंडिताइन जी अदू की तरफ देखकर, छोरा, मजा आयो ना भाभी के सागे खेलकर? जी, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर वो मन ही मन में बोला, खेलकर की मार खाकर। नानी माँ उसे शांत देखकर बोली, क्या हुआ, थक गया? अभी तो देवर भाभी की एक और रस्म बाकी है। मजगड़ हैं, अभी तो नीम झाड़ी थी तो थोड़ा धीरे से लगी, अब पता नहीं रस्म के नाम पर किससे धुनाई होगी। हे भगवान, मुझ मासूम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मन ही मन में सोचते हुए वो नानी माँ से बोल बैठा, नानी माँ, मुझे ऐसे अपनी भाभी को मारना अच्छा नहीं लगता है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे थे और अभी मुस्कुराकर उसकी तरफ झुककर धीरे से बोला, भाभी को मारना या भाभी के हाथों से मार खाना? नानी माँ हंसकर, बावले, मजगड़ की रस्म में तो देवर भाभी की गोद में बैठता है और जब भाभी नेक देती है तभी गोद से उठता है। अच्छा, मतलब भाभी की मार नहीं बल्कि नेग मिलेगा? वो खुशी से चहकते हुए बोला, पर नानी माँ, मैं कोई बच्चा थोड़े ही हूँ। मतलब 5 फुट 11 इंच का हट्टा कट्टा सा बंदा भाभी की गोद में कैसे बैठूंगा? आप जानबूझकर ऐसी रस्म बनाते हो। मैं भाभी की गोद में बैठ नहीं पाऊंगा तो मतलब मुझे नेक भी नहीं मिलेगा। वो मुंह बिचकाकर शिकायती लहजे में बोला। नानी माँ के कुछ बोलने से पहले ही रौनक बोल पड़ा, ओए हाथी, तू लड्डू की गोद में बैठने का सोचना भी मत। बेचारी मेरी बच्ची दबकर पापड़ बन जाएगी। करिश्मा उसे समझाते हुए बोली, अहो, भाभी की गोद में देवर बैठता है, ऐसा बस कहते हैं, सच में बैठ नहीं जाते हैं। मजगड़ की रस्म शुरू होती है। सबसे पहले राघव जी बैठते हैं। राघव जी के ठीक सामने सिया जी, फिर अवयुक्त बैठता है और अवयुक्त के सामने अधीक्षिता। पंडिताइन जी अदू को बताती है कि उसे क्या बोलना है। फिर अदू हाथों में नारियल पकड़कर पहले उनके चारों तरफ घूमते हुए है जोर जोर से बोला, भाभी भाभी मजगड़, भाभी को मिले भाई का प्यार और मुझे मिले नेक जोरदार। पंडिताइन जी ने जो बताया उसके बदले उसने अपने मन से कह दिया, फिर अधीक्षता के सामने आकर बैठ जाता है। क्या बात है अहू मियाँ, आजकल शायर मियाँ का रंग आप पर भी चढ़ गया है। धीरे से वो अहू के कान में फुसफुसाए। राघव जी और सिया ने अदू को देने के लिए अधीक्षता को पहले ही एक गिफ्ट बॉक्स दे दिया था। उसने अदू को वो बॉक्स देते हुए मुस्कुराकर कहा, देवर जी आपका नेग। एक्साइटेड होकर उसने तुरंत ही बॉक्स खोलकर देखा। बाइक की चाबी देखते ही उसने भवें उचकाकर अधीक्षता की तरफ देखा, जैसे आंखों से ही कह रहा हो, ये गिफ्ट मेरे लिए है कि तेरे लिए? देवर जी, गिफ्ट पसंद आया ना? वो क्या है ना, मेरी होने वाली देवरानी को बाइक में बैठकर घूमने का बहुत शौक है, तो शादी के बाद अरुंधति को इसी बाइक में बैठाकर लॉन्ग ड्राइव में ले जाएगा। वो मुस्कुराकर जुगनुओं की तरह आंखें टिमटिमाकर बोली। वो मुंह बनाकर बुदबुदाया, अपनी देवरानी की पसंद का गिफ्ट उसे देते, मुझे तो मेरी पसंद का गिफ्ट देना था ना भाभी जी। मेरी देवरानी तो आपकी ही पसंद की है ना देवर जी। हंसी के गुब्बारे उड़ाते हुए, खुशी से चहकते हुए, ढेर सारी मस्ती करते हुए बाकी की सारी रस्में भी अच्छी तरह से संपन्न हो गई थी। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। 4 मजगड़, पग पकड़ाई, सिर गुथी सभी रस्में होने के बाद दादी माँ ने अधीक्षता को आराम करने के लिए अपने कमरे में भेज दिया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद करिश्मा उसे मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार कर रही थी। जान पहचान की औरतें आ गई थी। दादी माँ ने अवयुक्त और बाकी सभी जेंट्स को घर से बाहर गार्डन में डेरा जमाने का हुक्म दे दिया था। दोपहर से शाम हो गई थी अवयुक्त को अधीक्षता को देखे हुए और अब मुंह दिखाई की इस रस्म के कारण और 1-2 घंटे वो उससे नहीं मिल पाएगा, ये सोचकर ही उसका चेहरा लटक गया था। सिया जी ने तो उनके डिनर की व्यवस्था भी गार्डन में कर दी थी। मतलब साथ में डिनर करने के बहाने भी अब अधीक्षता से मिलने का कोई चांस नहीं था। उसकी लटकी शक्ल देखकर रौनक धीरे से उसके कान में बोला, बेटा जी, इंतजार का फल मीठा होता है। फुफू, मुंह दिखाई की रस्म के बाद डिनर करके करिश्मा अधीक्षता को अपने साथ ले अवयुक्त के कमरे में आए।
कमरे में कदम रखते ही उसके पैर दरवाजे में ही ठिठक गए थे। पूरा कमरा रजनीगंधा और गुलाब के महकते फूलों से सजा हुआ था। फर्श पर भी गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। रजनीगंधा की भीनी भीनी मनभावन खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। झिलमिलाती कैंडल्स चारों तरफ रोशनी बिखेर रही थी। पलंग के पीछे की दीवार पर उसकी और अवी की गांव में मंदिर में हुई उनकी शादी वाली बड़ी सी फोटो लगी थी। करिश्मा ने प्यार से उसे बेड पर बिठाया। कमरे की सजावट देखकर उसके चेहरा शर्म से लाल हो गया था। साथ ही साथ उसे घबराहट और बेचैनी भी हो रही थी। उसके चेहरे पर आते जाते भावों को देखकर करिश्मा उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए प्यार से बोली, क्या हुआ लड्डू, घबराहट हो रही है? अधीक्षिता ने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई। होता है, बेचैनी, घबराहट, डर, खुशी, शर्म, झिझक, सबका मिला जुला सा एहसास होता है आज की रात। पर तू तो उसे पहले से ही अच्छे से जानती है ना। वो अजनबी थोड़े ही तेरे लिए, तो फिर कैसी घबराहट? भरोसा है ना उस पर? मुस्कुराकर उसके गाल छूते हुए वो बोली, हम तो बस एक दूसरे का हाथ थामकर यूं ही चलते रहना अपने मोहब्बत के सफर पर। जब वो लड़खड़ाए तो तू संभाल लेना, और जब तू लड़खड़ाएगी ना तो मुझे पक्का यकीन है वो तो तुझे गोद में ही उठाकर दौड़ लगा देगा। करिश्मा की बात सुन वो धीरे से मुस्कुरा दी थी। अच्छा तो अब मैं चलूं? कोई बेसब्री से मेरे बाहर जाने का इंतजार कर रहा है। शरारत से उसने भवें उचकाकर कहा। मौसी, वो शर्माकर धीरे से बोली, अरे तेरे मौसा जी बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। वैसे तुझे क्या लगा? करिश्मा ने उसे छेड़ा तो वो शर्माकर उसके ही आंचल में छुप गई। सभी औरतों के जाने के बाद जैसे ही राघव जी, रौनक, अभी और अदू घर के अंदर आए तो हॉल में सिर्फ सियाजी ही थी। अब अभियुक्त को खुद पूछने में शर्म आ रही थी तो उसने अपने बगल में खड़े अदू को इशारा किया। मामी जी, लड्डू कहाँ है? अहू ने सिया जी की तरफ देखकर पूछा। रस्में करते करते वो बहुत थक गई थी तो खाना खाकर मौजी के कमरे में ही सो गईं। सिया जी ने अवी के चेहरे की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर तो पानी पी रहे बेचारे अवी के गले में पानी ही अटक गया था। उसकी उतरी शक्ल देखकर रौनक ने मुस्कुराकर धीरे से उसकी पीठ सहलाते हुए के कान में फुसफुसाकर कहा, टेंशन मत ले, भाभी सा भी तेरे मजे ले रही है। हाँ, ऐसे कैसे सो गई? अभी तो मुझे उसे उसकी ढेर सारी फोटोज दिखानी है जो मैंने शादी में अपने मोबाइल से क्लिक की है। मुंह बनाकर बोलते हुए अदू अपनी नानी माँ के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। बेटा जी, लगता है आज पूरी रात ये दोनों देवर भाभी शादी की फोटो देखने वाले हैं। तुझे तो अभी नींद नहीं आ रही होगी, तो चल आज अपन दोनों फुफू बेटा ताश की बाजी जमाते हैं। उसके कंधे पर हाथ रखकर रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा। फुफू, उसने खींचकर कहा, जब तक इसकी शादी नहीं होती ना तब तक ये ऐसे ही कबाब में हड्डी बना रहेगा। मेरी मान कल ही निकल जा हनीमून के लिए। रौनक ने फिर से थानेदार बाबू की टांग खिंचाई शुरू कर दी। फुफू, हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा रौनक जी। सिया जी ने जैसे ही कहा राघव जी और रौनक हंसने लगे। हाँ हाँ, ऐसा करता हूँ मैं, इनकी टिकट्स प्रीपोन करा देता हूँ। राघव जी ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। माँ, पापा, हमें तो बहुत नींद आ रही है, हम तो चले सोने। शादी की भागदौड़ में थकान हो गई है। अभी तुम भी अपने रूम में जाकर रेस्ट कर लो, तुम भी तो थक गए होगे। सिया जी के साथ अपने कमरे की तरफ जाते हुए राघव जी ने कहा। बेचारा अभी क्या ही बोलता। अपने कमरे की तरफ उसने कदम बढ़ाए ही थे कि इतने में अदू को दादी माँ के कमरे से वहां आते देखकर वो मुंह बनाकर बोला, क्या बात है, तेरा फोटो देखने दिखाने का कार्यक्रम बड़ी जल्दी खत्म हो गया। शुरू ही कहाँ हुआ जो खत्म होता। वो तो नानी माँ के कमरे में है ही नहीं, लगता है आपके रूम में है। मैं देखकर आता हूँ, जितना आप आराम से पापा के साथ बतियाओ। आई विंक करते हुए वो अवी के कमरे की तरफ दौड़ गया। ले ले मजे तू, चिंता मत कर, जल्दी मेरा टाइम भी आएगा। अभी हंसकर पीछे से बोला, क्या बात है, थोड़ी देर पहले तक तो मुंह उतरा हुआ था और अब खिल गया। सब समझ में आ रहा है मुझे।
रौनक बोल ही रहा था कि इतने में उसका मोबाइल बीप। करिश्मा का मैसेज आया था। मैसेज पढ़कर वो हंसते हुए बोला, थानेदार बाबू जाइए, आपकी थानेदारनी दुल्हन आपका इंतजार कर रही है। ज्यादा इंतजार कराया ना तो पता चला कमरे में जाकर गले में बीवी की बाहों का हार नहीं बल्कि डंडे की मार मिल रही हैं। अपने जोक में भी उसे नर्वस देखकर रौनक बोला, मैं मजाक कर रहा था यार। थानेदारनी है तो क्या हुआ, पर मेरी लड्डू है बड़ी स्वीट। ऐसे ससुराल आते ही थोड़े अपने पति की डंडे से कुटाई करेगी। पर अभी भी उसके चेहरे में उसके दिल की उथल पुथल साफ नजर आ रही थी। उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हुए एक पल कुछ सोचकर वो अवी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आज की रात बहुत खास है तुम दोनों के लिए। ये वो पल है जब तुम दोनों पति पत्नी बनकर एक दूसरे के साथ नए जीवन की नई शुरुआत करोगे। ये तो खुशी के पल है, फिर तेरे चेहरे पर ये शिकन कैसी? पर फुफू, वो मेरा प्यार कहीं, मैं उसे दर्द, वो अटक अटक कर बोल रहा था। पर रौनक उसकी आधी अधूरी बात का पूरा पूरा मतलब समझ रहा था। मोहब्बत में नजदीकियां सिर्फ सुकून देती है, दर्द नहीं। दर्द और तकलीफ तो दूरियों की वजह से होती है। और बेटा जी, मोहब्बत दिल से की थी ना, तो फिर अब अपना दिमाग क्यों लगा रहा है? कुछ अपने दिल की कहना, कुछ उसके दिल की सुनना, जो दोनों का दिल कहे वो करना। देखना फिर जिंदगी कितनी सुकून से गुजरेगी। दोनों मिलकर अपनी जिंदगी के इन खूबसूरत पलों को यादगार बना देना, समझा? और हाँ, अपने इस फालतू के इंटरनेट ज्ञान को समेटकर अपनी जेब में रख और चल, इससे पहले कि मेरी खूंखार बीवी आकर मेरी क्लास ले। मजाक मजाक में ही उसकी सारी शंका और दुविधा रौनक ने चुटकियों में दूर कर दी थी। थैंक यू फूफू, लव यू कहकर वो रौनक के गले लग गया। ओए, ये लव यू शव यू, ये पप्पी झप्पी अपनी बीवी को जाकर देना। मैं पत्नीव्रता पुरुष हूँ, सिर्फ अपनी बीवी को ही लव यू कहता हूँ और करता हूँ। तेरी बीवी का तो पता नहीं, पर मेरी बीवी मुझे लेकर बड़ी पजेसिव है। क्या कर रहे हैं आप? मुझे तो पहले ही लगा था कि आपने ही अवी को अपनी फालतू की बातों में उलझाकर रोक रखा होगा। करिश्मा कमर पर हाथ रखकर रौनक को घूर रही थी। नहीं, मैं तो बस उसे समझा रहा था कि आज लव गुरु बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे ज्यादा समझदार है वो। हम बेचारे रौनक की तो बोलती ही बंद हो गई थी। अभी बच्चे, तू भी कहा अपने फुफू के चक्कर में फंस गया। जा लड्डू, तेरा इंतजार कर रही है। वो थोड़ी नर्वस है, प्यार से संभाल लेना। मुस्कुराकर करिश्मा ने उसके गाल छूकर कहा, आप दोनों वर्ल्ड के बेस्ट बूई फुफू हो। अभी मुस्कुराकर एक साथ ही रौनक करिश्मा दोनों के गले लग गया था। बचपन से ही वो उन दोनों के बेहद करीब था। राघव जी कमिश्नर थे तो थोड़े डिसिप्लिन वाले थे, इसलिए वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। सिया जी से वो बहुत प्यार करता था, उनसे वो अपनी सारी बातें शेयर भी करता था। पर उन दोनों के बीच रिश्ता माँ बेटा वाला ही था। अदू छोटा था तो वो अपने एकलौते छोटे भाई का बहुत लाड करता था, पर करिश्मा और रौनक से वो बेझिझक अपनी हर एक बात कह देता था। रौनक से तो उसकी दोस्ती वाली बड़ी ही खास बॉन्डिंग थी। अभी रौनक और करिश्मा जैसे ही रूम के पास पहुंचे, उन्हें रूम के अंदर से अहू और अधीक्षिता के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आ रही थी। दरवाजे से ही करिश्मा ने अदू को आवाज लगाई तो वो तुरंत ही दरवाजे पर आया। अभी को देखकर दोनों हाथ फैलाकर दरवाजे पर खड़े हो मुस्कुराते हुए बोला, आइए, आपका इंतजार था। उसे यूं दरवाजे पर खड़े देखकर करिश्मा बोली, अहो, ये सब क्या है? दरवाजे से हटो। ऐसे कैसे फ्री में हट जाऊं? हमारी बहन नहीं है तो इसका क्या मतलब बाढ़ रुकाई की रस्म नहीं होगी? भाई को अगर अंदर जाना है तो जेब खाली करनी पड़ेगी। सफेदी की चमकार बिखेरते हुए वो बोला। अभी मुंह बनाकर, ओ ये नेग, रस्म के नाम पर जब से लूट रहा है। अभी भी तेरा बाकी है। बड़े भैया, बार्गेनिंग करना है या फिर अंदर भाभी के पास जाना है? आपकी मर्जी। मुझे क्या, मैं तो सारी रात यहाँ आराम से खड़े रह सकता हूँ। अपने कुर्ते की जेब से अपना वॉलेट निकालकर उसके हाथ में पकड़ाते हुए वो मुंह बिचका कर बोला, तू चिंता ही मत कर, गिन गिन कर सारा हिसाब पूरा करूंगा मैं। हाँ,
जेठ को ये सब हरकतें शोभा देगी क्या? बड़े भाई हो आप मेरे बड़े भैया, कहकर वो फिर से दौड़ते हुए कमरे के अंदर गया और अगले ही पल बाहर आ भी गया। ये क्या था? नेग मिल गया ना तुम्हें तो फिर? करिश्मा ने उसे आंखें दिखाए। कुछ नहीं मदर इंडिया, वो तो मैं लड्डू को थैंक यू बोलने गया था। आखिर ये कमाल का आइडिया उसी का जो था क्या? बेचारा अभी ये सुनकर तो हैरान रह गया था। और करिश्मा और रौनक तो खिलखिलाकर हंस पड़े। बिल्कुल सही बीवी मिली है बेटा तुझे। तेरी वाली तो मेरी वाली से भी 4 कदम आगे है। रौनक हंसते हुए बोला।